हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अभिनय शर्मा। कक्षा 6 के इतिहास का पहला चैप्टर है ये, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर के अंदर हम बारीकी से सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें आखिरकार बताया क्या गया है। इसके अलावा मैंने सारे के सारे हाईलाइट कर रखे हैं पूरे चैप्टर में और बता रखा है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है या नोट्स बनाने के योग्य है, उसके बारे में भी बता रखा है। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं इस चैप्टर में क्या कहा गया है। तो हम मोटे तौर पर या साधारण तरीके से ये बताना चाहेंगे कि जैसे हम कभी कभी बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कि वहाँ ये मिला है, वो मिला है, वहाँ के लोग ऐसे हुआ करते थे। तो एक अंदाज लगाओ, इस बात का अनुमान लगाओ कि कैसे हम इस बात का पता कर लेते हैं कि इतने वर्ष पहले वहाँ पर ये हुआ था। हजारों वर्ष पहले की बात हम कैसे पता लगा लेते हैं, जबकि हमारे दादा दादी तो सिर्फ 100 साल पहले के हैं। अगर हम उनसे कहानी पूछें कि आपके समय में क्या खेला जाता था, तो वो आसानी से बता देंगे कि हमारे समय में ये खेला जाता था। लेकिन अगर हम उनसे ये पूछें कि 1000 साल पहले क्या हुआ होगा, तो वो हमें शायद नहीं बता पाएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि कैसे हम ये जान सकते हैं कि तब क्या हुआ था। तो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। शुरुआत हमारे चैप्टर की यहीं से होती है। एक रशीदा नाम की लड़की है और उसका सवाल है, वो कहती है कि रसीदा अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो वही सवाल हमारे मन में भी है, आपके मन में भी है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग है, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। भाई कल की, परसों की, 1 साल पहले की बात होगी तो हम अखबार ले लेंगे, दादा दादी मम्मी पापा से पूछ लेंगे। लेकिन अगर यही बात बहुत पुरानी हो, 1000 साल पहले की हो, तो हम किससे पूछेंगे? क्या हमारे पास रेडियो अवेलेबल है उस समय का? क्या हमारे पास पत्रिकाएं हैं? नहीं है, सब कुछ छरड़ हो चुका है, टूट चुका है। ऐसी स्थिति में हम अपने इतिहास को कैसे जानते हैं, हम अपनी हिस्ट्री को कैसे पता लगाते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं? पहली चीज, पहला ये टॉपिक है, अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं उसके बारे में। तो हम लोग क्या खाते थे इसके बारे में हम जान सकते हैं, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, ये भी जान सकते हैं। हम आकेटकों, पशुपालकों, आकेट का मतलब होता है शिकारी, जो हंटिंग करते हैं, पशुओं को मार के अपना पेट पालते हैं, किसानों, कृषक माने किसान, शासकों, व्यापारियों, पुरोहित, पुजारियों के बारे में, शिल्पकारों के बारे में, कलाकारों के बारे में, संगीतकारों के बारे में या वैज्ञानिकों, इन सब के बारे में जान सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। अब बात आती है नाटक की। तो नाटक, ये टीवी वाले नाटक नहीं, उस समय भी अपना कुछ रंगमंच प्रचलित रहा होगा उसके बारे में, यानी कि हम आम जीवन के बारे में, लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या पशु को रखते थे, क्या अन्न उपजाते थे, क्या खेती करते थे, इन सब के बारे में जानकारी कर सकते हैं। लेकिन इन सबको जानकारी जानने के लिए कुछ स्रोत हैं, उनके बारे में चैप्टर में आगे दिया हुआ है। शुरुआत में यह बताया गया कि लोग कैसे बसना शुरू हुए, कहां से बसना शुरू हुए। उसके बाद आगे बताया गया हम इस बात को कैसे जानते हैं कि लोग वहां बसे थे। तो पहली चीज है, मानचित्र आपकी किताब में एक दिया होगा, आप शायद किताब भी खोल लीजिए, बेहतर रहेगा। ये एक मानचित्र दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम सारा जानेंगे। पहले ही यहाँ पे बताया गया नर्मदा नदी के बारे में। तो कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे, मतलब तट पर रह रहे हैं कई सालों से, कई लाख सालों से। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों से विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल आदि उत्पादों या इन्हीं सब चीज़ों पर निर्भर रहा करते थे। वे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। तो नर्मदा नदी एक बहुत पुराने समय पर यहाँ पर सिविलाइजेशन हुआ था। देखो यहाँ पर नर्मदा नदी यहाँ है, ये देखिए, ये वाला जो हमने रेड वाला किया है, तो इसके किनारे पर बहुत पुराने समय में, यानी कि लाखों सालों से इसके किनारे पर लोग आज भी रहते रहे। शुरुआत करी थी लोगों ने यहाँ पर आखेटक करने की। जो जंगल थे वहाँ से क्या थी, फलों, फूलों, जड़ों को इकट्ठा करके अपने घर में रखने की। तो हम कह सकते हैं कि संग्राहक बना था, लोग अपने पास वस्तुओं को रखने लगे थे उस समय। अब यहां पर देखिए, और आगे बताया गया है, ये तो नर्मदा नदी के बारे में बता दिया। अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को देखो। अब उत्तर पश्चिम क्या होता है, अब यहां पर हमने एक ये ले लिया है, यहां पर उत्तर होता है, यहां पर पूर्व होता है, यहां पर पश्चिम होता है
और इधर होता है दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम यानी कि इधर भारत का नक्शा देखो, भारत के नक्शा के इधर है। तो हम देखते हैं नक्शे में सुलेमान और कृथर की पहाड़ियाँ ये हैं, पाकिस्तान के ऊपर हैं, यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले सुलेमान और कृथर की जो पहाड़ियाँ थी, यहाँ पर सबसे पहले जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। अब अगर परीक्षा में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ पर और कितने वर्ष पहले गेहूं और जौ जैसे अनाजों को उपजाना शुरू हुआ था, तो आप आसानी से लिख सकते हो कि भारत के उत्तर पश्चिम में किरतर और सुलेमान जो पहाड़ियां हैं, वहां पर 8000 साल पहले सबसे पहले मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना शुरू किया था। इसके अलावा उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशुओं, पालतू जानवरों को रखना भी शुरू किया था और ये लोग गांव में भी रहने लगे थे। जैसे पहले लोग क्या थे, समूहों में रहते थे, कोई यहाँ पर रह गया, कोई यहाँ पर एक परिवार, कोई यहाँ पर एक परिवार। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कई परिवारों को मिलाकर एक गांव बनाया जाने लगा। तो सबसे पहले जो गांव की परंपरा देखने को मिलती है वो सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों के पास देखने को मिलती है, जो 8000 साल पहले देखने को मिलती है। और इस सुलेमान और किरतर की पहाड़ियां क्या हैं, ये पाकिस्तान यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम में, पाकिस्तान के पास में है। अब उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व क्या होगा, इधर की तरफ होगा। तो उत्तर पूर्व में क्या है, मध्य भारत में, उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियां और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर हैं। ठीक है, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे। तो कृषि जो करना शुरू हुआ नर्मदा नदी के किनारे पे भी हुआ, लेकिन गारो की पहाड़ियां उत्तर पूर्व में, ये देखिए यहाँ पर जो गारो की पहाड़ियां, मेघालय में गारो की पहाड़ियां हैं, तो वहां की, और इधर विंध्य है, विंध्य के उत्तर में यहाँ पर चावल और अन्य तरह की कृषि करना शुरू किया, विंध्य की पहाड़ियां। तो हमने यहाँ पर इतनी चर्चा कर ली है। अब आगे बता रहे हैं कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता करिए। तो सिंधु नदी के बारे में हम सब सुन चुके हैं, सिंधु, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सिंधु नदी तंत्र। तो इसकी सहायक नदियां और सिंधु का पता करिए। यहाँ पर क्या हुआ था, 4700 वर्ष पहले सबसे पहले नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। अब नगर और गांव में हल्का सा अंतर समझिए। गांव क्या होता है, गांव जो हम अपनी कृषि वगैरह करते हैं। नगर क्या होता है, एक बड़ी एरिया में लोग रहते हैं, वहां पर व्यापारों, उद्योगों को लगाया जाता है, फैक्ट्री, कारखाने वगैरह लगाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं नगर या शहर एक ही बात है। तो सबसे पहले 4700 साल पहले सिंधु नदी के ऊर पास लोगों ने नगर बसाए, यानी कि शहर बसाए। और जो गंगा नदी है, गंगा और इसकी सहायक नदियां यहाँ पर 2500 वर्ष पहले, यानी कि 4700 वर्ष पहले सिंधु नदी के किनारे जो पाकिस्तान में है फिलहाल, और 2500 वर्ष पहले, आज से 2500 वर्ष पहले ये किया था, गंगा नदी के किनारे लोगों ने शहर बसाए थे। अब आओ हम लोकेशन थोड़ा सा इसमें देख ले रहे हैं। देखो सिंधु नदी तंत्र ये वाला तंत्र है, ये सारा देखिए, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, अपनी किताब में आप मैप देखना, ये सारी की सारी क्या है, ब्यास नदी है, ये सारी की सारी नदियां क्या है, सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो पहले शुरुआती दौर में लोग वहीं रहा करते थे जहां जल की व्यवस्था होती थी। फिलहाल तो हमारे पास हैंडपंप वगैरह है, समर वगैरह, तो उसको लगा के हम पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन उस समय लोग नदियों के किनारे ही रहा करते थे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, सिंधु नदी के किनारे 4700 साल पहले लोगों ने क्या किया, नगर बसाए, शहर बसाए। और अगर हम गंगा नदी वाला इलाका, ये वाला इलाका जो है यूपी बिहार वाला है, यहां पर देखें तो 2500 वर्ष पहले लोगों ने यहां पर शहर बसाए, नगर बसाए। फिर आगे कहा गया है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो आप मैप में देख लेना, गंगा और सहायक नदी, इसमें क्या है, गंगा के दक्षिण भाग में, इसमें नदियों में आसपास क्षेत्र जो था वो मगध था, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और एक विशाल राज्य स्थापित किया था। अगर हम अपना इतिहास उठाकर देखें तो सबसे पहले जो शक्तिशाली शासक हुए वो मगध साम्राज्य में हुए हैं। तो मगध जो साम्राज्य था वो बिहार का पूरा इलाका था और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो फिलहाल पटना के नाम से जानी जाती है। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सारे के सारे जो राजा थे वो मगध साम्राज्य के ही थे, यहीं पर इन्होंने शासन किया था। तो इसके बारे में भी हल्की सी जानकारी दी है। अब ये जो नीचे का लेख है इसको आप सही से थोड़ा सा पढ़ लेना। इसमें क्या बोला है, हमने हल्का सा इधर लिख दिया अबाउट द मल्टीकल्चर के बारे में। लोग आते जाते रहे हैं, हमारा इतिहास क्या है, बहुत पुराना है, उसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह कई कारणों के लिए आते जाते रहे। इसमें बताया गया है इस वाले लेख में, इसको हम पूरा नहीं बताएंगे, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कई कारणों से आते जाते रहे हैं, व्यापार के लिए,
पूजा पाठ के लिए, अपने धर्म प्रचार के लिए, और भी बहुत सारे कारण रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के पास आने जाने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमने के लिए। बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोग आते जाते रहे हैं। अगर हम अपने भारत का नक्शा देखें तो इसमें क्या है, तीन तरफ तो समुद्र है और ऊपर के इलाके में क्या है, पहाड़ियां हैं। तो इनको पार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी लोग अपने काम के लिए, जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, वो पहाड़ियों को पार करके चाइना में गए, हिमालय पर्वत को पार करके चाइना में गए। तो हम कह सकते हैं कि लोग अपने जो आने जाने की वजह से अपना कल्चर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते रहे हैं। इसके बारे में हल्का सा इसमें जानकारी दी गई है। अब अपने देश के नाम के बारे में हल्का सा इसमें बताया गया है। हमारे देश को इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और भारत के भी नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका इतिहास क्या है, कैसे ये नाम पड़ा, इसके बारे में हल्का सा बताया है। इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है, जो संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। हमने बताया ना, सिंधु जो नदी थी उसके ओर पास सबसे पहले हमारी सभ्यता बसी थी, तो सिंधु संस्कृत में बोला जाता था। अपने एड्रेस में ईरान और यूनान का पता करो। अब जैसे ये भारत का नक्शा है, यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ पर सिंधु नदी आती, तो हमारा जो ईरान और यूनान है ये सब उत्तर में पड़ते हैं, उत्तर पश्चिम की तरफ पड़ते हैं। तो यहाँ से पहले लोग आया करते थे व्यापार के लिए और कुछ युद्ध करने के लिए भी यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने जब सिंधु नदी की ओर पास आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु का पता लगाया। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस कहा है। जैसे हम क्या है, हिंदू बोलते थे तो वो हिंदोस बोलते थे, वो सिंधु को शाह को हा बोला करते थे वो लोग, तो सिंधु को हिंदू बोलने लगे, फिर हिंदोस होने लगे, फिर धीरे धीरे इंदोस हो गए और धीरे धीरे ऐसे ही इसका नाम पड़ गया इंडस। इंडस से फिर क्या पड़ गया, इंडिया। इंडस के ओर पास रहने वाले लोग इंडिया। अब हमारा नाम भारत भी है। ये सारे जो हाईलाइट हैं इसको आप नोट्स समझिए एक तरह से। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम यानी कि सिंधु घाटी जो थी, सिंधु नदी थी, उसके ओर पास जो लोग रहा करते थे उनको भरत बोला जाता था। भरत, पूरा समूह को भरत बोला जाता था। फिर क्या है, धीरे धीरे समय बीतता गया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो हम कह सकते हैं धीरे धीरे भारत भारत करते करते पूरे देश का नाम ही भारत पड़ गया। तो इसका उल्लेख क्या है, हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। अब सबसे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का होना चाहिए था। आखिरकार हमने इतनी सारी चर्चा करी कि लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी किनारे रहे, गारो पहाड़ियों में रहे, और सुलेमान किरथर पहाड़ियों में रहे, सिंधु घाटी सभ्यता में रहे, और फिर क्या हुआ, गंगा नदी के ओर पास बसे, नर्मदा घाटी की तरफ बसे। हमने इन सब के बारे में चर्चा की, और ये जो चर्चाएं थी वो कई हजार साल पहले की थी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार हम ये जानते कैसे हैं कि लोग नर्मदा नदी किनारे के रहते थे, क्योंकि बहुत साल पहले की तो उनके घर भी मिट गए होंगे, उनका कोई परिजन भी नहीं रहा होगा। लेकिन अब इसको जानने का एक तरीका है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत को जानने के बहुत सारे तरीके, अतीत माने इतिहास, हमारा हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को जानने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला क्या है, अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। सरल सी बात है, अगर मान लीजिए आज हमारी ये जो सभ्यता है, हम लोग जो रहते हैं, हमारी पूरी क्या हुआ, बाढ़ आ जाए या कैसे भी हम लोग खत्म हो जाए, महामारी आ जाए, तो हमारी किताबें तो रखी रहेंगी ना। कुछ किताबें ऐसी होंगी जो खराब हो जाएंगी 100 साल बाद, 200 साल बाद, लेकिन बहुत सी किताबें ऐसी होंगी जो हजारों सालों के बाद भी सुरक्षित बनी रहेंगी। यानी कि अगर उन किताबों को उस समय जाके पढ़ लिया जाए, आज के 1000 साल, तो वो जान सकते हैं कि आज हम कैसे रह रहे थे, आज हम लोग कैसे रह रहे थे, जान लेंगे। तो हम कह सकते हैं ऐसे ही कि जो हमारी 1000 साल पहले की सभ्यता है, अगर उस समय की हमें किताबें मिल जाएं तो हम उसमें पढ़ के ये जान लेंगे कि उस समय लोग कैसे रहा करते थे। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। तो ये प्रिंटिंग मशीन तो बहुत बाद में आई है, चाइना वगैरह में होते हुए, जापान होते हुए, सब उसके बाद भारत में भी आई है। तो प्रिंटिंग मशीन तो आजकल का समय है, लेकिन हजारों साल पहले लोग हाथ से ही लिखा करते थे। उनको हम क्या बोलते हैं, पांडुलिपियां कहते थे। पांडुलिपि को इंग्लिश में कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। और मैन्यूस्क्रिप्ट जो है, मैन्यूस्क्रिप्ट में जो मैन्यू शब्द है वो लैटिन भाषा का है, जिसका मतलब है हाथ से निकला हुआ, यानी कि हाथ से लिखी हुई जो स्क्रिप्ट है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम पांडुलिपि कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो पांडुलिपियां हैं ये हमें उस समय का इतिहास बताती हैं। इनके क्या, ताड़ पत्रों पर, हिमालय के क्षेत्र में जो ताड़ पत्र, मतलब ताड़ के जो पेड़ थे उनके पत्रों पर, पत्र माने पत्ते, उन पर लिखा जाता था।
पहली चीज पांडुलिपियों के बारे में। अब दूसरी चीज क्या है, इतने वर्षों में भी इन सब पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई हैं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों बिहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजा रानियों के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। अब आज हमारे पास बहुत सारा कागज है, तो हम क्या, हमने और पास देखा उसको भी लिख दिया, हमने रफ करी गणित लगाया उसको भी कॉपी किताब पे लिख दिया। लेकिन उस समय किताबें कॉपी नहीं हुआ करती थी और जो ताम्रपत्र थे वो बहुत रेयर, बहुत कम हुआ करते थे। तो बहुत महत्वपूर्ण घटना ही उन पर लिखी जाती थी, जैसे राजा रानी का विवाह हुआ, कोई युद्ध का वर्णन हुआ, या फिर कोई धार्मिक बात हुई, या कोई औषधि की खोज कर ली, तभी लिखते थे। तो हम कह सकते हैं कि उस समय की जो पांडुलिपियां मिलती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण उस समय की जो हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन देते हैं, और कोई नॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं देते। अब पहली चीज थी पांडुलिपि। दूसरी ये क्या है, दूसरा है अभिलेख के माध्यम से। अभिलेख क्या है, अभिलेख पत्थर पर खोदकर बनाए जाते थे, जैसे कि ये एक अभिलेख दिया हुआ है, इसके बारे में यहां पर पढ़ लीजिएगा आप। तो हम क्या अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, यानी कि जो कठोर चीजें यहां पर कभी मिटे ना, ऐसी जगह पर लिखे जाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। तो आज क्या है, कोई इंफॉर्मेशन दी सरकार ने तो सोशल मीडिया पर डाल दी, हर जगह पहुंच गई। लेकिन उस समय क्या था, पत्थरों पर जगह जगह खुदवा दिया जाता था, जिससे कि आम आदमी पढ़े और समझ जाए कि राज्य के आखिरकार कौन से नियम है। अब एक क्वेश्चन आता, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी। तो एकदम हमारे स्टूडियो में लाइट जा चुकी है यार। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हम अगली बार में पढ़ाएंगे। उम्मीद है ये जरूर पसंद आया होगा। आप ज्वाइन कर लीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए, आगे का चैप्टर आपको मिल जाएगा। थैंक यू।